गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करें, आपको बता दें कि वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि इस वीडियो के नीचे जो ये सब्सक्राइब का रेड रंग का बटन दिखाई पड़ रहा है, इसको सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, एकक कोशिका के प्रकार के बारे में। तो देखेंगे कि एकक कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। यूनिट सेल जो होती है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर 1 है हमारा आद्य या सरल एकक कोशिका, जिसे हम कहते हैं सिंपल यूनिट सेल्स। जैसे कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवीकरण केवल कोशिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं, आद्य एकक कोशिका कहलाती है। ये हमारा क्रिस्टल जालक दिया गया है, एक यूनिट सेल है। इसमें देख रहे हैं कि जो इसके अवयवीकरण होते हैं वो इसके सभी 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की जो एकक कोशिका जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, सरल या आद्य एकक कोशिका। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रकार का जो है उसे कहते हैं हम केंद्रित एकक कोशिका। इसमें वह एकक कोशिका जिसमें अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी स्थित होते हैं उसे हम केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। जैसे कि जो पिछली कोशिका में जो सिर्फ और सिर्फ कोनों पर ही अवयवीकरण उपस्थित थे, यदि ये अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त किसी एकक कोशिका के किसी अन्य भाग पर स्थित होते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं, केंद्रित एकक कोशिका। तो ये 3 प्रकार की होती है। केंद्रित एकक कोशिका जो होती है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला हमारा अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम कह सकते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। यदि अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त एकक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित हो तो यह अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। जैसे कि ये अवयवीकरण कोने पर तो स्थित होते ही हैं, इसके अलावा यदि कोई भी अवयवीकरण एकक कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है तो इस प्रकार की एकक कोशिका को हम क्या कह सकते हैं, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। दूसरे प्रकार का है हमारा फलक केंद्रित एकक कोशिका, इसे कह सकते हैं हम फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक। आपने देखा होगा जो हम लूडो खेलते हैं, लूडो का जो पासा होता है उसके जो फलक होते हैं वो 6 होते हैं। इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको कि ये जो एक लूडो का पासा होता है इसके जो फलक होते हैं ये 6 फलक दिखाई पड़ते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह का जो लूडो का पासा होता है जिसके 6 फलक होते हैं, तो इन फलकों को हम क्या कह सकते हैं, फेस कहते हैं। इन फलक को हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। और इसके कॉर्नर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। इस तरह से यदि अवयवीकरण एकक कोशिका के कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं तो इस प्रकार की कोशिका को क्या कहते हैं, हम फलक केंद्रित एकक कोशिका। यानी यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि ये अवयवीकरण इसके कोनों पर तो उपस्थित है ही, इसके बाद प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक एक अवयवीकरण उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की एकक कोशिका को हम क्या कह सकते हैं, फलक केंद्रित एकक कोशिका। तीसरे प्रकार की हमारी अंतः केंद्रित एकक कोशिका, या इसे कह सकते हैं हम आधार केंद्रित एकक कोशिका, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इस प्रकार की एकक कोशिका में अवयवीकरण जो होते हैं वो कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 कोनों के विपरीत फलकों के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। यानी कि अवयवीकरण कोनों पर तो स्थित होते ही है, इसके अलावा किसी विपरीत फलक, यानी कि एक फलक ये और एक इसके जस्ट सामने वाला जो फलक होता है इसके केंद्र पर जब स्थित होते हैं तो इस प्रकार की कोशिका को कहते हैं हम अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोशिका। इसके बाद में इससे संबंधित एक चार्ट है हमारे पास, ये NCERT की बुक है हमारे पास। इस NCERT की बुक में ये चार्ट दिया गया है इसका, इससे संबंधित, इसको समझ लीजिए आप लोग। ये जो चार्ट दिया गया है इसमें इस प्रकार के जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं, क्रिस्टल तंत्र के बारे में पहला कॉलम है, दूसरे में
इसकी जितनी भी संभावित संरचनाएं होती हैं वो सारी संरचनाएं दी गई हैं। इनकी अच्छी दूरियों की लंबाई दी गई है, अच्छी कोण इनके मध्य दिए गए हैं और इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो सामान्यतः पॉलिटेक्निक की परीक्षाओं में और एनसीईआरटी की जो 12th की जो परीक्षा होती है तो इस सिलेबस में ये इसमें से जो क्वेश्चन एक बहुविकल्पी टाइप का एक अवश्य ही पूछा जाता है। इस तरह से जैसे कि षट्कोणीय आद्य प्रकार की कोशिका के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही होगा। तो इसके लिए ये वाला विकल्प जो है A = B इज नॉट इक्वल टू C, ये विकल्प इसके लिए सही होगा। तो इस तरह के इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद में हम आ जाते हैं एकक कोशिका में कणों की संख्या ज्ञात करने के नियम। अगला हेडिंग है हमारा, जो इससे सवाल लगने वाले जो होते हैं कुछ, तो उसके लिए ये नियम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आपको समझ लेना है खूब अच्छी तरह से, ताकि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके इन्हीं नियमों के आधार पर लग सकेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा, किसी एकक कोशिका के कोने पर उपस्थित एक कण 8 मात्रक कोशिकाओं द्वारा सहभाजित होता है, अतः कोने पर प्रत्येक अवयवी कण का योगदान 1/8 होता है। तो जैसा कि अभी हमने एकक कोशिका को बताया था कि जो एकक कोशिका हमारी होती है, इस तरह से समझ सकते हैं, ये एकक कोशिका है हमारी। तो इस एकक कोशिका में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। और एक कोशिका के 8 कोने, तो 8 कोनों में प्रत्येक अवयवी कण का जो भाग होगा इसमें वो कितना होगा? 1/8 होगा। यानी कि इस कोने का अवयवी कण का भाग 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, जितने भी कोने हैं इसके सभी का अवयवी कणों का जो भाग है वो कितना है? 1/8 है। दूसरा नियम है इसका, किसी एकक कोशिका के फलक पर उपस्थित अवयवी कण 2 एकक कोशिकाओं के मध्य सहभाजित होता है, अतः एकक कोशिका में किसी एक फलक पर उपस्थित प्रत्येक अवयवी कण का योगदान 1/2 होता है। इसी तरह से यदि किसी एकक कोशिका के फलक पर कोई अवयवी कण उपस्थित होता है तो फलक के अवयवी कण को 2 फलकों में विभाजित किया गया, तो दोनों फलकों के लिए प्रत्येक अवयवी कण का जो मान होगा तो एक फलक के लिए वो कितना होगा? 1/2 होगा। प्रत्येक अवयवी कण का योगदान जो होगा वो कितना होगा? 1/2 होगा। तीसरा पॉइंट है हमारा, किसी एकक कोशिका के केंद्र में उपस्थित कण अन्य एकक कोशिका के साथ सहभाजित नहीं होता है, अतः एकक कोशिका के लिए उसका योगदान 1 होता है। यानी कि अगर कोई अवयवी कण किसी एकक कोशिका के केंद्र में उपस्थित होता है तो उसके लिए अवयवी कण का जो भाग होगा वो कितना होगा? पूरा का पूरा 1 होता है। चौथा पॉइंट है, किसी एकक कोशिका के किसी किनारे पर स्थित कण 4 एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होता है, अतः इस कण का एकक कोशिका में योगदान 1/4 होता है। यानी कि एक एकक कोशिका के लिए अगर वो एकक कोशिका के किसी किनारे पर उपस्थित होता है तो उसके लिए इसका योगदान 1/4 होता है। अब हम पढ़ेंगे घनी क्रिस्टल निकाय में कणों की संख्या, यानी घनी क्रिस्टल निकाय में हम कणों की संख्या को किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो घनी क्रिस्टल निकाय में 3 प्रकार की एकक कोशिकाएं हो सकती हैं। तो 3 प्रकार की एकक कोशिकाओं में है, सबसे पहली कोशिका है सरल घनी एकक कोशिका। तो देखते हैं, इस एकक कोशिका में अवयवी कण जो होते हैं वो केवल घन के 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं। यानी कि ये एक कोशिका है, इसमें अवयवी कण जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर उपस्थित है? इनके कोनों पर उपस्थित है। तो प्रत्येक अवयवी कण का एकक कोशिका में योगदान कितना होगा? 1/8। यानी प्रत्येक अवयवी कण का योगदान कितना होगा एकक कोशिका में? 1/8। अतः एक एकक कोशिका में कुल अवयवी कणों की संख्या, यानी एक अवयवी कण का मान 1/8 है तो 8 अवयवी कण है, तो कुल अवयवी कणों का मान कितना हो जाएगा? 1/8 × 8 बराबर 1। कुल अवयवी कणों का मान कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण में ले लेते हैं, इसमें ठोस ऑक्सीजन
तथा पोलोनियम के जो क्रिस्टल जालक है वो सरल घनी एकक कोशिका प्रकार के उदाहरण है। दूसरा पॉइंट है हमारा अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका। इसमें अवयवीकरण कोनों के साथ साथ एकक कोशिका के केंद्र में भी उपस्थित होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको कि इसमें जो कोने पर इसके अवयवीकरण उपस्थित है, इसके साथ साथ में अवयवीकरण एक इसके केंद्र में भी उपस्थित है। अतः प्रति एकक कोशिका कोनों पर उपस्थित कणों का योगदान कितना हो जाएगा, 1/8 × 8 = 1 हो जाएगा। घन के केंद्र पर एक अवयवीकरण का योगदान, चूंकि हमने बताया था कि एक अवयवीकरण अगर केंद्र में उपस्थित होता है तो उसका योगदान कितना होगा, 1 होगा। तो केंद्र पर उपस्थित कणों का योगदान हो गया 1। अतः अंतः केंद्रित एकक कोशिका में कुल अवयवीकरणों की संख्या, तो कोनों पर की योगदान कितना हो गया था, 8 कोनों के लिए 1 और एक केंद्र में उपस्थित था उसके लिए योगदान 1, तो कुल अवयवीकरणों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका में कुल अवयवीकरणों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसके उदाहरण में देख लेते हैं। आयरन, क्रोमियम, टंगस्टन के क्रिस्टल जालक जो है वो अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका के उदाहरण कहलाते हैं। तीसरे प्रकार का है हमारा फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका। इसमें क्या है, इसमें अवयवीकरण घन के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। यानी कि अवयवीकरण जो इसके कोनों पर तो उपस्थित होते ही है, कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ प्रत्येक फलक यानी कि जो इसके 6 फलक होते हैं फेस, सभी फलकों पर एक एक अवयवीकरण उपस्थित होता है। अतः घन के 8 कोनों पर उपस्थित अवयवीकरणों की संख्या का योगदान 1/8 × 8 यानी 8 कोनों का कितना हो जाएगा, 1/8 × 8 = 1। इसी तरह से घन के 6 फलकों पर 6 फलक थे, इसके 6 फलक पर 6 अवयवीकरण है, तो इनका योगदान, एक फलक का योगदान कितना होता है, 1/2, तो 6 फलक का 6 × 1/2 = 3 आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका में कुल अवयवीकरणों की संख्या कितनी आ जाएगी, 1 और 3 = 4। तो कुल अवयवीकरणों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4। इन अवयवीकरणों की संख्या को हम एक छोटे से टेबल के द्वारा भी जान सकते हैं ताकि इसको हम संक्षिप्त में अच्छे से तैयार कर सकें।
ये 4 प्रकार की एकक कोशिका है, सरल घनी, अंतः केंद्रित घनी और फलक केंद्रित घनी और अंतः केंद्रित घनी। तो कोनों के परमाणुओं की संख्या सभी के लिए 8 कोने होते हैं, तो 1/8 गुणे 8 बराबर 1। और फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या है, इसके लिए 0, इसके लिए 0, इसके लिए 6 गुणे 1/2 बराबर 3 और इसके लिए 2 गुणे 1/2 बराबर 1। तो कुल संख्या हो जाएगी, एक कॉलम छूट गया यहाँ पर, केंद्र पर उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो इस टेबल के द्वारा हम इनके बारे में समझ सकते हैं कि सरल घनी एकक कोशिका में कोनों के परमाणु की संख्या 1, फलक के केंद्र पर परमाणु की संख्या 0, केंद्र पर उपस्थित परमाणु की संख्या 0, तो कुल संख्या यहाँ पर आ जाएगी हमारी 1। अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका में कोनों के परमाणु की संख्या 1, फलक के केंद्र पर 0, केंद्र पर उपस्थित परमाणु की संख्या 1 और इस तरह से कुल संख्या आ जाएगी 1 और 1 2। इसी तरह से फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका में कोनों की संख्या 1 और फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणु की संख्या 3 और केंद्र पर 0, तो इस तरह से कुल संख्या हो जाएगी 3 और 1 4। अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका में कोनों पर परमाणु की संख्या 1, फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणु की संख्या 1, केंद्र पर उपस्थित परमाणु की संख्या 0 और कुल संख्या हो जाएगी 2। इस तरह से हम इस टेबल के माध्यम से सरल घनी एकक कोशिका के प्रकार के बारे में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो आप लोग इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि एनसीईआरटी के सभी कक्षा 12 के विद्यार्थियों को ये वीडियो प्राप्त हो सके और उनके लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू।